जरा इस बात पर विचार करें। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि दीवार पर टंगी ढेर सारी डिग्रियों वाले जो बेहद बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जीवन में बुरी तरह सफल या दुखी नजर आते हैं? ये तो बहुत बार देखा गया है। बिल्कुल। मतलब उनका करियर अस्त व्यस्त होता है, रिश्ते टूटे हुए होते हैं, और दूसरी तरफ उन कुछ बहुत ही साधारण से लगने वाले लोग होते हैं जिनके पास शायद कोई बहुत बड़ी एकेडमिक उपलब्धि ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी वो बहुत सफल होते हैं। एकदम सही। वे अपने करियर और रिश्तों में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। जहां भी वे जाते हैं लोग उनकी तरफ अनायास ही खिंचे चले आते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जिसे हर किसी ने अपने ऑफिस में या परिवार में जरूर देखा होगा। बचपन से ही समाज हमारे दिमाग में ये बात बैठा देता है कि बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू ही सब कुछ है। हाँ, कि बस अच्छे नंबर ले आओ तो जीवन सेट है। बिल्कुल, अगर गणित में अच्छे नंबर आ गए तो जीवन सफल है। लेकिन जब वही इंसान असल दुनिया में कदम रखता है ना, तो पता चलता है कि केवल गणित के फॉर्मूले किसी टूटे हुए रिश्ते को नहीं बचा सकते। या किसी नाराज क्लाइंट को शांत नहीं कर सकते। एकदम सही। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। डैनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द आज की ये पूरी चर्चा केंद्रित है, जो कि एक बहुत ही शानदार किताब है। सच में। तो हमारा मिशन ये समझना है कि केवल बौद्धिक क्षमता यानी आईक्यू ही सफलता की गारंटी क्यों नहीं है, और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस या जिसे हम ईक्यू कहते हैं, वो असली चाबी है जो सफलता और सुकून दोनों के दरवाजे खोलती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हम आज ये सीखेंगे कि अपनी भावनाओं का दास बनने के बजाय ना उनका स्वामी कैसे बना जाए। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। भावनाएं इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि अगर उनके पीछे के विज्ञान को समझ लिया जाए तो वे सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। और इस ताकत को समझने के लिए ना हमें शुरुआत दिमाग के उस हिस्से से करनी होगी जहां ये भावनाएं जन्म लेती हैं। डैनियल गोलमैन बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा, 2 हिस्से? हाँ, जो लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। एक है नियोकॉर्टेक्स, जो हमारी तार्किक सोच का केंद्र है। ये हिस्सा विश्लेषण करता है, गणित सुलझाता है, योजनाएं बनाता है। मतलब जो लॉजिकल दिमाग है हमारा। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है अमिगडाला, जो विशुद्ध रूप से हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। अब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति किसी अंधेरी गली से गुजर रहा हो और अचानक कोई परछाई सामने आ जाए, तो नियोकॉर्टेक्स की ये समझने से पहले कि वो परछाई महज एक पेड़ की है, अमिगडाला शरीर में खतरे का सायरन बजा देता है। अरे बाप रे। हाँ, और दिल जोरों से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे अमिगडाला दिमाग के उस बहुत ही घबराए हुए और अत्यधिक सतर्क सुरक्षा गार्ड की तरह है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बस किचन में टोस्ट के जलने का हल्का सा धुआं देखता है और पूरे शहर का फायर अलार्म बजा देता है। उसे लगता है कि पूरी बिल्डिंग ही जलने वाली है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है तो ये गार्ड हमारे तार्किक दिमाग के सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। गोलमैन शायद इसी को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं ना? जी हाँ, अमिगडाला हाईजैक। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अमिगडाला, जिसे हम आज अपना दुश्मन मान बैठते हैं, वो दरअसल लाखों सालों के मानवीय विकास का नतीजा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम विकासवादी परिप्रेक्ष्य से सोचें तो हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था ना, तब झाड़ियों में सरसराहट होने पर रुक कर ये सोचना कि क्या ये हवा है या शेर, ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता था। हाँ, तब तक तो शेर खा ही जाएगा। बिल्कुल। उस समय अमिगडाला की वो त्वरित प्रतिक्रिया, वो डर ही इंसान को तुरंत वहां से भागने और जान बचाने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन परेशानी ये है कि आज के इस आधुनिक जीवन में हमारे आसपास झाड़ियों में छिपे हुए शेर तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। आज के हमारे जो शेर है ना, वो सुबह सुबह आए ऑफिस के तीखे ईमेल हैं, या भारी ट्रैफिक जैम है, या डाइनिंग टेबल पर हुई कोई बहस है। और हमारा दिमाग आज भी उन ईमेल्स को देखकर उसी तरह घबराता है जैसे वो किसी शेर को देखकर करता था। और यही अमिगडाला हाईजैक का सबसे खतरनाक पहलू है। जब किसी को ईमेल में आलोचना मिलती है ना, तो अचानक से खून में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, और इंसान तुरंत एक कड़वा सा रिप्लाई टाइप कर देता है। एकदम सही, बिना सोचे समझे एक बेहद कड़वा रिप्लाई टाइप करके वो सेंड बटन दबा देता है। फिर बाद में जब नियोकॉर्टेक्स यानी तार्किक दिमाग वापस नियंत्रण में आता है, तब एहसास होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई। आधुनिक दुनिया में यही बेकाबू गुस्सा और चिंता
हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे बस और पुराने जमाने के हिसाब से प्रोग्राम की गई हैं। तो अगर हमारा दिमाग एक आदि मानव की तरह पैनिक करने के लिए ही बना है, तो क्या कोई इंसान अपनी ही बायोलॉजी का शिकार होकर रह जाने के लिए मजबूर है? मतलब क्या इस अमिगडाला की त्वरित प्रतिक्रिया को रोकने का कोई उपाय है? इंसान बिल्कुल भी मजबूर नहीं है, और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस के पहले 2 स्तंभ चित्र में आते हैं, आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। जी, अमिगडाला हाईजैक को रोकने की पहली सीढ़ी आत्म जागरूकता ही है। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी भावनाओं को ठीक उसी पल पहचानना जब वे जन्म ले रही हों। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, गुस्से में तो पता ही नहीं चलता। यही तो बात है, ज्यादातर समय लोग अपनी भावनाओं में इस कदर गोते लगा रहे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्रोध या हताशा में है। एक आत्म जागरूक व्यक्ति वो है जो गुस्से के बीच भी एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछ सकता है कि मेरे दिल की धड़कन तेज क्यों हो रही है, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसके लिए ना डैनियल गोलमन एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक तरीके का जिक्र करते हैं। रोज रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट खुद से ये पूछना कि आज मैंने क्या महसूस किया। हाँ, ये बहुत असरदार है। मतलब जब उस मीटिंग में मुझे बुरा लगा तो क्या वो सच में मेरे बॉस की गलती थी, या मैं अंदर से थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रहा था? ये छोटी सी आदत एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है। और एक बार जब ये जागरूकता आ जाती है ना, तब आता है दूसरा स्तंभ, आत्मनियंत्रण। और इसे समझने के लिए उस बेहद प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कौन सा प्रयोग? जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। ओह हाँ, वो बच्चों वाला टेस्ट। हाँ, वो मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे दिलचस्प प्रयोगों में से एक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चों को एक खाली कमरे में बिठाया गया। उनके सामने टेबल पर एक प्लेट में एक मार्शमैलो, जो कि एक बेहद स्वादिष्ट और मुलायम मिठाई होती है, वो रखी गई। रिसर्चर ने बच्चों से कहा, मैं 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे लौटने तक तुम इस मार्शमैलो को नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें एक और मार्शमैलो दूंगा। ये तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। ये सिर्फ एक मिठाई का इंतजार नहीं था, ये असल में अपनी तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की, यानी अमिगडाला को शांत रखने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जरा कल्पना करें उस बच्चे की स्थिति की। उसके सामने उसकी पसंदीदा मिठाई रखी है। मैंने पढ़ा था कि कुछ बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ ने टेबल को लात मारना शुरू कर दिया ताकि उनका ध्यान भटके। हाँ, और कुछ ने तो तुरंत ही मिठाई खा ली। लेकिन नतीजे बहुत हैरान करने वाले थे ना। जिन बच्चों ने तुरंत मिठाई खाने के बजाय खुद को संभाला और 15 मिनट इंतजार किया, दशकों बाद वे बच्चे अपनी पढ़ाई, करियर और निजी जीवन में उन बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल और खुशहाल निकले। बिल्कुल, जिन्होंने इंतजार नहीं किया था वो पीछे रह गए। लेकिन रुको, यहाँ ना मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। क्या बात? अगर कोई इंसान बस चुपचाप बैठकर अपने गुस्से या अपनी इच्छाओं को 15 मिनट तक या जिंदगी भर दबाता रहे, तो क्या वो एक भावनाहीन रोबोट नहीं बन जाएगा? मतलब क्या आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी हर स्वाभाविक भावना का गला घोटना है? ये तो अंदर ही अंदर घुटने वाली बात हुई ना। यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं का गला घोटना या रोबोट बनना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। अगर कोई अपने गुस्से को लगातार दबाता है और उसके बारे में अंदर ही अंदर कढ़ता रहता है ना, तो ये आग में घी डालने जैसा है। एक दिन वो ज्वालामुखी बनकर फटेगा। हाँ, वो तो और खतरनाक है। आत्मनियंत्रण का असली अर्थ है भावनाओं को उचित समय पर, उचित व्यक्ति के सामने और उचित तीव्रता के साथ व्यक्त करने की कला। यह बस उदासी या चिंता के भंवर में डूबने से बचने की शक्ति है। तो इसे व्यवहारिक रूप में कैसे किया जाए? मान लीजिए किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तब वो क्या करें? गोलमन स्पष्ट करते हैं कि सबसे पहले कूल डाउन होना जरूरी है। जब अमिगडाला हाईजैक हो तो उस स्थिति से शारीरिक रूप से कुछ देर के लिए दूर हो जाना चाहिए, ताकि तार्किक दिमाग वापस आ सके। बिल्कुल। और जब शांत होकर बात करने का समय आए तो भाषा का चयन बहुत अहम होता है। आरोपों वाली भाषा, जैसे तुमने हमेशा की तरह काम बिगाड़ दिया, ऐसा कहने से सामने वाले का अमिगडाला भी हाईजैक हो जाता है और वो फिर बचाव करने लगता है अपना। हाँ, वो रक्षात्मक हो जाता है। इसकी जगह अपनी भावनाओं वाली भाषा, यानी
आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। आई लैंग्वेज मतलब कैसे? जैसे कि जब तुमने वो काम समय पर पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत निराशा और तनाव महसूस हुआ। ये तरीका संवाद के दरवाजे खोलता है, युद्ध के नहीं। ये तो बहुत ही काम की बात है। गुस्से और हताशा को संभालना तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ नकारात्मक चीजों को रोकते रहने से या आग बुझाते रहने से तो जीवन आगे नहीं बढ़ता ना। बिल्कुल नहीं। बाकी की आधी लड़ाई तो सकारात्मक ऊर्जा को जगाने और दूसरों के साथ जुड़ने की है। और यहीं पर बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस के तीसरे और चौथे स्तंभ की, आंतरिक प्रेरणा जिसे मोटिवेशन कहते हैं, और सहानुभूति यानी एम्पैथी। प्रेरणा को लेकर ना समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग इसे बाहरी पुरस्कारों जैसे कि ज्यादा पैसे, बोनस या समाज में रुतबे से जोड़कर देखते हैं। हाँ, कि इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन बाहरी प्रेरणा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। असली और स्थायी प्रेरणा हमेशा भीतर से आती है। ये वो लॉ है जो भारी मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद इंसान को सुबह बिस्तर से उठने और अपने लक्ष्य की ओर धकेलने के लिए मजबूर करती है। और जब ये आंतरिक प्रेरणा अपने एकदम चरम पर होती है ना, तो इंसान फ्लो की अवस्था में पहुंच जाता है। ये अवस्था सच में अद्भुत है। हाँ, फ्लो स्टेट बहुत शक्तिशाली है। जैसे कोई कोडर है, जब वो कोई बहुत जटिल प्रोग्राम लिख रहा होता है, या कोई कलाकार जब कैनवास पर रंग भर रहा होता है, तो वो अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसने दोपहर का खाना खाया या नहीं। एकदम सही कहा आपने। समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता, थकान का कोई एहसास नहीं होता, काम खुद ही एक आनंद बन जाता है। इस फ्लो को हासिल करने के लिए आशावाद का होना भी बहुत जरूरी है, जहां असफलता को अंत नहीं बल्कि सबक माना जाता है। बिल्कुल। आंतरिक प्रेरणा खुद को आगे बढ़ाती है, लेकिन इंसान अकेले तो इस दुनिया में रहता नहीं है। जब व्यक्ति खुद से बाहर निकलकर दूसरों की ओर देखता है, तब सहानुभूति, एम्पैथी की भूमिका शुरू होती है। एम्पैथी। सहानुभूति का मतलब है दूसरों के दर्द, उनकी खुशी या उनकी उलझन को समझना और उसे महसूस करना। और आपको पता है, इसका एक बहुत गहरा जैविक आधार भी है। विज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? जी। वो क्या करते हैं? ये वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो हमें दूसरों के अनुभवों को अपने भीतर प्रतिबिंबित करने में मदद करती हैं। जब किसी को गहरी चोट लगती है और वो दर्द से कराहता है, तो उसे देखकर हमारे चेहरे पर भी एक सिकुड़न आ जाती है ना। हाँ, एकदम से ऐसा लगता है जैसे हमें ही दर्द हो रहा हो। हमारे भीतर भी करुणा जागती है। वो इन्हीं मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है। सहानुभूति को लेके गोलमैन ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। सहानुभूति और सहमति में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब एम्पैथी और एग्रीमेंट सेम नहीं है। बहुत सही पॉइंट है ये। सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे की हर बात को मान ले या उससे सहमत हो जाए। ये ऐसा है जैसे किसी दूसरे इंसान के नक्शे को पढ़ना और ये समझना कि वो दुनिया को किस नजरिए से देख रहा है, बिना अपनी मंजिल को बदले। बहुत ही खूबसूरत उपमा है ये समझना कि सामने वाले का सच उसके लिए वैसा क्यों है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सहानुभूति वो शक्ति है जो इंसान को उसकी मैं की अत्यंत सीमित और स्वार्थी दुनिया से निकालकर तुम की व्यापक दुनिया में ले जाती है। ये समाज को आपस में गूंथने वाला धागा है। बिना सहानुभूति के सारे रिश्ते, सारे संवाद बस एक खोखला दिखावा बनकर रह जाते हैं। लेकिन जब ये सारी मनोवैज्ञानिक थ्योरी जैसे आत्म जागरूकता, प्रेरणा, सहानुभूति, जब ये असल दुनिया के थपेड़े खाती हैं, तब क्या होता है? मतलब जब कोई इंसान ऑफिस की राजनीति, टूटते हुए रिश्तों और समाज की जटिलताओं के बीच फंसता है, तब ये ईक्यू कैसे काम करता है? चलिए इसे कार्यस्थल के चश्मे से देखते हैं। शोध के जो आंकड़े सामने आए हैं ना, वे आंखें खोलने वाले हैं। किसी पेशेवर की लंबी अवधि की सफलता में उसकी बौद्धिक क्षमता यानी आईक्यू का योगदान केवल 20% होता है। सिर्फ 20%? जी हाँ, बाकी का 80% उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू पर निर्भर करता है। 80%? मतलब अगर कोई मैनेजर तकनीकी रूप से जीनियस है, वो किसी भी समस्या को 5 मिनट में सुलझा सकता है, लेकिन अगर टीम का कोई सदस्य गलती कर दे तो वो उसे सबके सामने अपमानित करता है, तो वो मैनेजर वास्तव में कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ब्रिलियंट जर्क पूरी टीम का मनोबल तोड़ देता है और अंततः बेहतरीन लोग उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग कंपनी नहीं अपना बॉस छोड़ते हैं। एकदम सही। इसके विपरीत गोलमैन एक रेजोनेंट लीडर की बात करते हैं। ऐसा लीडर जो न केवल काम जानता है बल्कि अपनी टीम की भावनाओं को पढ़ सकता है।
वो जानता है कि कब टीम तनाव में है और कब उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। जो एक सुरक्षित माहौल बनाता है। हाँ, जहाँ लोग बिना डरे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। और यही बात हमारे सबसे करीबी निजी रिश्तों पर भी तो पूरी तरह लागू होती है। डैनियल गोल्डमैन ने यहाँ मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमन के दशकों लंबे शोध का हवाला दिया है। गॉटमन का काम तो रिश्तों के मामले में बहुत ही शानदार है। हाँ, गॉटमन ने हजारों जोड़ों का अध्ययन किया और पाया कि सफल रिश्तों का राज किसी समुद्र किनारे कैंडल लाइट डिनर करने या बड़े बड़े महंगे तोहफे देने में बिल्कुल नहीं है। असली राज इमोशनल टर्निंग टूवर्ड्स में छिपा है। ये अवधारणा तो सच में रिश्तों की नींव है। इसका मतलब है अपने साथी की छोटी छोटी, लगभग अदृश्य भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना और उनकी तरफ मुड़ना। तो इस सब का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने फोन में मगन है और उसका साथी खिड़की से बाहर देखकर बस इतना कहता है कि आज हवा बहुत तेज चल रही है। बहुत ही आम सी बात है। ये मौसम की कोई बहुत बड़ी खबर तो है नहीं, लेकिन ये ध्यान खींचने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर वो व्यक्ति फोन से नजरें हटाकर कहता है, हाँ सच में बहुत तेज है, तो ये टर्निंग टूवर्ड्स है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बिना नजरें उठाए बस कह देता है या कोई जवाब ही नहीं देता, तो ये एक सूक्ष्म अस्वीकृति है। इन छोटे छोटे संकेतों की अनदेखी ना एक अदृश्य और गहरी दूरी पैदा कर देती है, जो सालों बाद रिश्ते को पूरी तरह खोखला कर देती है। और गॉटमैन ये भी चेतावनी देते हैं कि आलोचना यानी हमेशा कमियां निकालना, तिरस्कार करना यानी सामने वाले को नीचा समझना, और रक्षात्मकता यानी अपनी गलती न मानकर उल्टे आरोप लगाना, ये किसी भी रिश्ते के लिए सबसे खतरनाक जहर है। हाँ, ये सीधा अमिगडाला पर हमला करते हैं। एकदम सही। इसके अलावा अगर हम समाज और संस्कृति की बात करें ना, तो एक उच्च ईक्यू वाला व्यक्ति ये समझता है कि अलग अलग संस्कृतियों में भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे जापानी संस्कृति और इटालियन संस्कृति का उदाहरण बहुत सटीक है इसमें। जापानी संस्कृति में भावनाओं को बहुत संयत तरीके से चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव से व्यक्त किया जाता है। दूसरी तरफ इटालियन संस्कृति में लोग खुलकर हाथों के इशारों से और जोर जोर से अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति का तरीका अलग है, लेकिन किसी प्रियजन के खोने का दुख या बच्चे के जन्म की खुशी पूरी दुनिया में सार्वभौमिक है। बिल्कुल। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान इन सांस्कृतिक परतों के नीचे छिपी मूल मानवीय भावनाओं को पढ़ लेता है। और अगर हम इसी को वापस नेतृत्व की दुनिया में लाएं, तो भावनात्मक जलवायु किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। भावनात्मक जलवायु मतलब इमोशनल क्लाइमेट। हाँ, एक घबराया हुआ लीडर पूरी टीम में घबराहट फैला देता है, और एक शांत लीडर संकट के समय में भी पूरी टीम को स्थिर रखता है। भावनाएं अत्यधिक संक्रामक होती हैं। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और आवश्यक लगता है, लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर किसी का बचपन बहुत ही तनावपूर्ण या मुश्किलों भरा रहा हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब जिसे बचपन में प्यार या सुरक्षा ना मिली हो, या जो इंसान अब 40 या 50 साल का हो चुका है, क्या ऐसे लोग कभी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधार सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और इसका जवाब विज्ञान के पास है, जो कि बेहद आशाजनक है। मनोविज्ञान की अटैचमेंट थ्योरी ये बताती है कि बचपन का सुरक्षित जुड़ाव जीवन भर के रिश्तों का आधार बनता है। अच्छा। जिन बच्चों की भावनाओं को माता पिता द्वारा सुना और समझा जाता है, वे बड़े होकर अधिक स्थिर होते हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए अब आधुनिक स्कूलों में सोशल इमोशनल लर्निंग या SEL कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि गुस्से या उदासी को कैसे पहचानें और कैसे संभालें। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। न केवल बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुधराए, बल्कि उनके गणित और विज्ञान के ग्रेड्स भी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि शांत दिमाग ही बेहतर सीख सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो लोग बचपन में ये सब नहीं सीख पाए या जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी है, उनके लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग किसी पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है। ये ना प्लास्टिक की तरह है जो नए अनुभवों के साथ उम्र भर बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। IQ जहां एक उम्र के बाद लगभग स्थिर हो जाता है,
वहीं ईक्यू को जीवन के किसी भी पड़ाव पर सीखा और बदला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है सबके लिए। डायरी लिखना यानी जर्नलिंग करना, खुद के व्यवहार का निष्पक्ष विश्लेषण करना और माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास करना, इसके बहुत ही व्यवहारिक और प्रमाणित तरीके हैं। इसके साथ ही शरीर और मन के गहरे संबंध को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या या चिंता में फंसा रहता है ना, तो उसका अमिगडाला शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। और कोर्टिसोल तो बहुत नुकसानदेह है। हाँ, अगर ये हार्मोन शरीर में लंबे समय तक रहे तो ये हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और इम्यूनिटी कम होने का सीधा कारण बनता है। बाप रे। और इसके ठीक विपरीत सहानुभूति और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाएं शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामीन जैसे रसायन छोड़ती हैं, जो शरीर को अंदर से हील करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। डैनियल गोलमैन ने ना इसमें आध्यात्मिकता के पहलू को भी बहुत खूबसूरती से पिरोया है। एकदम सही। ध्यान या मेडिटेशन केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। ब्रेन स्कैन से ये साबित हो चुका है कि ध्यान वास्तव में अमिगडाला के आकार को छोटा करता है। सच में आकार ही छोटा कर देता है। हाँ, और उसकी बेवजह अलार्म बजाने की आदत को शांत करता है। जब हम भारतीय दर्शन के प्राचीन विचार अहम ब्रह्मास्मि या साक्षी भाव की बात करते हैं, तो ये आत्म जागरूकता का ही सबसे उच्चतम रूप है। अपनी भावनाओं को दूर खड़े होकर देखना, जैसे सड़क पर गुजरती हुई कारों को देखना, बिना किसी फैसले के, बिना उनमें उलझे, यही असली मुक्ति है। मतलब यह है कि भावनाएं हमें एक कठपुतली की तरह नियंत्रित न करें, बल्कि हम अपने जीवन के निर्देशक खुद बने। एक और बात जो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अहम है, वो है मदद मांगने का साहस। हाँ, जो लोग अक्सर नहीं करते। समाज में अक्सर इसे कमजोरी माना जाता है, लेकिन किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना, अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए एक कदम उठाना, ये उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की बहुत बड़ी बहादुरी है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो सार यही है कि इंसान का सबसे बड़ा धन, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। भावनाएं हमारे जीवन के संगीत के सुर हैं। अगर वे बेकाबू हो जाएं तो शोर बन जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान लें, उन्हें साधना सीख लें, तो यही जीवन एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और अर्थपूर्ण राग बन जाता है। आईक्यू शायद आपको किसी कंपनी में एक अच्छी नौकरी या कुर्सी दिला सकता है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी टीम आपका कितना सम्मान करती है और रात को आपको कैसी नींद आती है, ये सब पूरी तरह से आपके ईक्यू पर निर्भर करता है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले डैनियल गोलमैन के इस पूरे विज्ञान से प्रेरित होकर ना, एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वो क्या है? आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हमारी ज्यादातर बातचीत आमने सामने नहीं हो रही है, बल्कि हम स्क्रीन के पीछे छिपकर टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। हम लोगों के असली चेहरों, उनकी आंखों की नमी या उनके माथे की लकीरों को कम देख रहे हैं। और उसकी जगह पीले रंग के इमोजी ज्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसने मानव संवाद की पूरी संरचना को ही बदल कर रख दिया है। ऐसे में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, अगर हमारी सहानुभूति, हमारा एम्पैथी का पूरा विज्ञान हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स द्वारा दूसरों के असली चेहरों और हाव भाव को पढ़ने पर निर्भर करता है, तो इन स्क्रीन्स के पीछे छिपी दुनिया में हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जिंदा कैसे रखेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले भविष्य में हमें एक नई तरह की डिजिटल इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी, जहां हम टाइप किए गए शब्दों के पीछे की खामोशी और टाइपिंग की गति से सामने वाले के दर्द को समझ सकें? ये सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि आने वाली पीढ़ियां इंसानी भावनाओं से कैसे जुड़ेंगी। और इसी सवाल के साथ हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। दीवार पर टंगे डिग्रियां आपको जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों से कभी नहीं बचा सकती। असली सफलता और असली खुशी इस बात में है कि आप खुद के भीतर चल रहे तूफानों को और दूसरों की खामोशी को कितनी गहराई से समझते हैं। इस विचार को अपने साथ रखें और अगली बार जब गुस्सा आए तो उस 15 मिनट वाले मार्शमेलो टेस्ट को जरूर याद करें। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।